किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, प्रॉब्लम है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। ऐसे छोटे छोटे 2 3 4 कन्वर्जन के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। ए 5.2 मोलल, वो ये बोर्ड पे ही रहेगा, क्वेश्चन लिख लो। ए 5.2 मोलल, मोलल मतलब मोलालिटी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए मिथाइल एल्कोहल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए मिथाइल एल्कोहल इज सप्लाइड what is the mole fraction of a methyl alcohol, what is the mole fraction of a methyl alcohol in the solution, in the solution? ठीक है, हो गया, सॉल्व कीजिए। हाँ, बहुत गुड। बताऊं मैं? देखो क्या है, देखना तो, मोलालिटी गिवन है ना, मोलालिटी गिवन है ना, और मोलालिटी कितना है बताओ बेटा? 5.2। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5.2 ग्राम, ठीक है कि नहीं? 5.2 ग्राम, सॉरी मोल, मोल मोल मोल, ठीक है ना। और मोलालिटी, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बारे में एक्वस बोल रखा है, तो 1000/80 इज इक्वल टू 55 ठीक है ना। अब निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन किसका? मिथाइल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल? तो मिथाइल अल्कोहल का, तो इसका मोल्स है 5.2/5.2 प्लस 55.556। हमारी बात समझेगी? 0.0856। बात समझ में आया? नहीं भी आया तो कोई बात, ठीक है कि अभी नया चीज़ पढ़ेंगे ना तो समझ, ये पहले का है ना तो दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी आराम से बैठे रहो, ऐसे ही देखते रहो।
ठीक है, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो। लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल इन एक्वस सॉल्यूशन is 1/6. What is the molality of a solution? What is the molality of a solution? What is the molality of a solution? इथाइल अल्कोहल दे दिया, ठीक है ना, और 1/6। इलेवन पॉइंट, देखते हैं इसका आंसर है क्या। आंसर नहीं है, आंसर नहीं है मेरे पास, अभी सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। देखो बताता हूँ, एक मिनट। बताऊं मैं, देखो देखो तो मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, देखो तो इथाइल अल्कोहल का। तो एन ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस एन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर है या ना, बोलो ठीक है कि नहीं, बातें समझ में आया है ना, यही होगा ना, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, तो जो यहाँ आएगा वो तो डेफिनेटली यहाँ आएगा, हमारी बात समझे कि नहीं। तो हमें मोल फ्रैक्शन दिया है 1/6, तो इसका मतलब कि 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी आना ही पड़ेगा, और 1/6 है तो इसको 1 + 5 लिख देंगे, नहीं समझे। देखो हमें दे दिया है कि मोल फ्रैक्शन ए का सपोज दैट 1/6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 + 5, ठीक है कि नहीं। तुम बोलोगे कि 1 + 5 क्यों लिख दिए, 2 + 4 लिख दो, तो ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो यहाँ आएगा उसको तो यहाँ आना ही है, हमारी बात समझे कि नहीं, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर 1 आया है तो यहाँ पर 1 आना ही है। हमारी बातें समझे कि नहीं? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो 1 + 5, इसका मतलब कि 1 मोल किसका है बताओ? सॉल्यूट का। और 5 मोल किसका है बताओ? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। हमारी बात समझे कि नहीं? अब हमें सपोज दैट मोलालिटी फाइंड करना है। मोलालिटी, तो मोलालिटी A × 1000 अपॉन क्या होता है? में इंटू क्या होता है? B। तो ये क्या है? नंबर ऑफ है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स 1 × 1000 और अपॉन B, वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमारी बातें समझे कि नहीं? और वेट ऑफ सॉल्वेंट, जब मोल सॉल्वेंट का पता है तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना पता है बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना पता है? 5। ठीक है कि नहीं? तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू कितना कर देंगे? 18, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। हमारी बात समझे कि नहीं? तो कितना आएगा? 90 ग्राम। तो 90 ग्राम यहाँ पे रख दिया तो ये कैंसिल हो गया। 100/9 कितना होगा? 100/9 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट। हाँ या ना बोलो? बात समझ में आया? तो बिना फॉर्मूले के ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? फॉर्मूला हम लोग नहीं देखेंगे, फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। कहाँ यूज कर रहे हैं? अरे अब कुछ भी पता नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? ठीक है कि नहीं? जब कोई चीज़ पता ही नहीं है तो कैसे पढ़ोगे? ये तो मैथमेटिक्स है। अब कोई कहे कि मैथमेटिक्स में हम कुछ भी याद नहीं करते, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। बेसिक चीज़ तो याद होना ही चाहिए। बिना बेसिक चीज़ याद हुए तो कुछ नहीं बनता है ना। लेकिन हम समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, एक क्वेश्चन में खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा। हाँ हाँ, बाहर जाके बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो 6.022 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of a solution, 100 ml of its solution. Calculate its molarity. Calculate its molarity. ठीक है, देखते हैं ना।
10 रेज टू दी, हाँ 10 रेज टू दी -2। हाँ ठीक है ना, कैसे कर देंगे ज़रा बताओ। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल्स को क्या मास में चेंज कर सकते हैं या मोल्स में चेंज कर सकते हैं ना, हमारी बात समझे कि नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो गिवन है कितना 6.022 इंटू 10 रेज टू दी कितना 20, डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू दी कितना 23 से, डैट विल बी इक्वल्स टू कितना 10 रेज टू दी कितना -3 ना। ठीक है कि नहीं, ये क्या आ गया बताओ, मोल आ गया। अब तुमको क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है W अपॉन मोलिक्यूलर वेट, हमारी बात समझे कि नहीं, और इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो ये हमारा मोल है 10 रेज टू दी -3 इंटू 1000 और वॉल्यूम कितना 100, आंसर 0. ठीक है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद आगे का थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है ना, लिखिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट in a solution is 0.1. The mole fraction of solute in a solution is 0.1. Full stop. At 298 Kelvin, molarity of this solution is the same as its molality। ठीक है, molarity of this solution is same as its molality। full stop। density of this solution at 298 Kelvin, density of this solution at 298 Kelvin is 2 gram per centimeter cube, 2 gram per centimeter cube। full stop। The ratio of the molecular weight of the solute and solvent is, the ratio of the molecular weight of solute and solvent is, solute and solvent is। ठीक है,
मैं सॉल्व कर दूं? बोलो। रेशियो पूछा है। देखो देखो तो देखो इधर तो देखो बेटा, देखो क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है ना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज कितना, 0.1। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी 0.1। ठीक है कि नहीं? रेशियो निकालना है ना हमें, 0.1। ठीक है ना? और लेट कर लेते हैं, लेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को m1 मान लेते हैं। हमारी बात समझे कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ गया? तो अगर मोल्स ये है तो इसका मतलब है कि अगर मास ऑफ सॉल्यूट कहीं ज़रूरत पड़े फाइंड करने की, ठीक है, 1 मिनट देखता हूँ। ठीक है, अगर कहीं ज़रूरत पड़े फाइंड करने की तो नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है कि नहीं? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो 0.9, क्योंकि दोनों मिलाकर के 1 होता है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पढ़ चुके हैं ना ये हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो बाइनरी सॉल्यूशन। तो अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़े मास ऑफ सॉल्वेंट की, पहले तो हम मोलर मास इसका भी मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसका हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं m2। ठीक है कि नहीं? तो अगर सपोज दैट मास ऑफ सॉल्वेंट की बात आएगी तो 0.9 इंटू m2 कर लेंगे। हाँ या ना बोलो? ठीक है, बोला है ना कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 0.1 है, तो हमने उसको मोल मान लिया। मान लेंगे, क्या होगा ही। हमारी बात समझे कि नहीं? ठीक है, और मोलर मास को m1 मान लिया। हमें इसी का रेशियो चाहिए, सॉल्यूट इज टू सॉल्वेंट का। हमारी बात समझे कि नहीं? अब कहा है कि अगर इसका मोलारिटी की बात करेंगे तो मोलारिटी क्या होता है, W/m, W इंटू 1000 अपॉन क्या, वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं? हमारी बात समझे कि नहीं? हाँ या ना बोलो? तो ये क्या है, ये क्या है, मोल्स। और किसका मोल, और वो कितना है सॉल्यूट का, और वो कितना है 0.1, और इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमें चाहिए, तो मास किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, और डेंसिटी किसका चाहिए। तो अगर सपोज दैट हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डेट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ मास ऑफ कहाँ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना बोलो? और अपॉन क्या, डेंसिटी। तो अब देखो मास ऑफ कहाँ गया, m1 plus m2/2। 2, हमें डेंसिटी कितना दिया है, 2। तो m1 m2 तो मोलर मास है ना, तो ये निकल गया मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, और ये निकल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना बोलो? तो 0.1 m1 प्लस 0.9 m2/2 ना, बोलो हाँ या ना बोलो? तो यहाँ पर होगा 0.1 m1 प्लस 0.9 m2/2। जल्दी बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पर हम पुट कर दिए 0.1 m1 प्लस 0.9 m2/2। हमारी बात समझे कि नहीं? तो 0.1 इंटू 1000 इंटू 2 अपॉन, ठीक है कि नहीं, अपॉन हम कर देंगे 0.1 m1 प्लस 0.9 m2।
इज इक्वल्स टू हम कर देंगे मोलारिटी, ठीक है कि नहीं। अब हम बात करते हैं मोलालिटी की। तो मोलालिटी की अगर बात करेंगे तो A इंटू 1000 अपॉन MA और इंटू B, और ये क्या है मोल्स, और मोल्स सॉल्यूट का ये तो 0.1 है, ठीक है, और इंटू 1000, और ये हमें क्या चाहिए मास ऑफ, और वो हमारे पास में कितना है 0.9 m2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, मोलालिटी। तो यहाँ पर मोलारिटी आ गया 0.1 इंटू 1000 इंटू 2 अपॉन 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, 0.1 इंटू 1000 अपॉन 0.9 m2। तो ऊपर वाला ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये उधर चला जाएगा। तो 2 इंटू 0.9 m2 इज इक्वल टू 0.1 m1 प्लस 0.9 m2। हमारी बात समझे कि नहीं, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आ गया 1.8 m2 इज इक्वल टू 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आए तो 0.9 m2 इज इक्वल टू 0.1 m1। अब अगर m1 बाई m2 हम करना चाहें, m1 बाई m2, तो 0.9 अपॉन 0.1 इज इक्वल्स टू 9। तो 9:1 का रेशियो आ गया। थोड़ा लफड़ा है ना, लेकिन आसान है सर इसको नो लिख सकते हैं मेरा ये ना। नहीं लिख सकते। देखो तो 8.0000 है, इसको 9 कैसे लिख दोगे, ठीक है ना। 8.5 रहता, 8.6 रहता, 7 रहता, और इसमें ऐसा आएगा ही नहीं क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रहेगा। अगर दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो इसका सॉल्यूट का तो मोल ही का तो रेशियो होता है मोल फ्रैक्शन। हाँ, तो हमें भी तो रेशियो ही तो निकालना है मोलर मास का। हाँ, रेशियो निकालना है ना, इसलिए ठीक है, इसलिए मान लिया। 1/10 ले लोगी तो 1/1 प्लस 9, तो वही तो काम किया है। 0.1 0.9 ले लिए है तो 1 और 9 ले रही हो, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम कोई थोड़ी दूसरा किए हैं सर उससे ये नहीं आएगा, गिवन मास दोनों का सेम थोड़ी है, ऐसे रेशियो काट के रेशियो वही आ जाएगा। गिवन मास कैसे पता है, गिवन मास अलग अलग भी हो सकता है, ये तो मोलर मास की रेशियो है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स में तो गिवन मास भी तो हम M1 M2 मानना पड़ेगा ना। तो वो करना तो यही पड़ेगा लास्ट में जहाँ 0 हट जाएगा तो हर जगह से पॉइंट हट जाएगा। हाँ, बाकी इस कैलकुलेशन में वही आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, आसान है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है बहुत।
क्या देखो नीट में क्वेश्चन पूछ देगा इसमें ना कि मोल फ्रैक्शन इतना है तो उसका मास बताइए सॉल्वेंट का, तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास इतना है तो वो टुकड़े टुकड़े में तोड़ देगा। तो हमने एक बड़ा क्वेश्चन करा दिया, उसका छोटा टुकड़ा पूछेगा ना तो आप सॉल्व कर लो। हमारी बात समझेंगे। कभी भी इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। हमारी बात समझेंगे। हमें सिलेबस दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, और उसी का प्रैक्टिस करते हैं। आएगा उसी में से, बाहर से कुछ नहीं आता। हमारी बात समझे कि नहीं, लेकिन तैयार हर लेवल के लिए रहना पड़ता है। अब इस साल देखिए केमिस्ट्री का पेपर टफ हो गया। अब धीरे धीरे ऐसी योजना है गवर्नमेंट की, अब पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन ऐसा प्रपोजल है कि बायोलॉजी को और लेंदी बनाया जाए और केमिस्ट्री को और टफ किया जाए और फिजिक्स को आसान किया जाए। क्योंकि मंत्रालय के पास में प्रपोजल पहले था कि फ़िज़िक्स को हटा दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि मेडिकल के बच्चों को फ़िज़िक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हटा दिया जाए। फिर प्रपोजल गया कि क्वालिफाइंग कर दिया जाए, तो वो दोनों ना कर करके पेपर को आसान करना शुरू किया है, ठीक है कि नहीं। अगर अगला साल भी फिजिक्स का पेपर आसान आया तो आप समझ लीजिए कि फिजिक्स धीरे धीरे आसान होता जाएगा, ठीक है कि नहीं। फिजिक्स में पढ़ो ही मत। उनका पर्पस ये है, यही पर्पस है। लेकिन पढ़ना आपको ये नहीं सोचना है, आपको तो तीनों पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। और रिज़ल्ट लेने के लिए सबसे बेहतरीन बायोलॉजी होनी चाहिए और केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, ठीक है। अब ज़रा देखो तो ये सब हम क्वेश्चन कर लिए। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिया और उसके क्वेश्चन करा दिया। हमारी बातें समझे कि नहीं। अब थोड़े से और जो लेस इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, जिनका यूज़ बहुत ही कम होता है, ये खूब यूज़ होते हैं। हमारी बात समझे कि नहीं। और बाकी जो यूनिट्स हैं उसका हम लोग कम यूज करते हैं। तो अब उस यूनिट को थोड़ा थोड़ा हम लोग करके उसी हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे एक कमर्शियल यूनिट है जो पीपीएम यूनिट है, पार्ट पर मिलियन स्ट्रेंथ। ये कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल का मतलब कैसे है, बेवकूफ़ बनाने वाला यूनिट है। हमारी बातें समझे कि नहीं। जैसे आप अगर देखेंगे वाइन के बोतल को देखेंगे, ठीक है कि नहीं, शराब के देखना है, मैं यूज़ करने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। हमारी बात समझे कि नहीं। तो अगर आप उसके बोतल को देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ रहता है 100% प्रूफ एल्कोहल। तो ये जो प्रूफ एल्कोहल है ना, ये कमर्शियल लैंग्वेज है। हमारी बात समझे कि नहीं। इसका मतलब होता है कि जितना बोल रहा है ना उसका 50%, आधा, ठीक है। तो यहाँ अनपढ़ लोग इंडिया में ज़्यादा हैं और अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं और शराब उनको चाहिए पूरा का पूरा प्योर इथाइल अल्कोहल। हमारी बात समझे कि हकीकत ये है कि प्योर इथाइल अल्कोहल ड्रिंक करेंगे तो सीधे ऊपर। हमारी बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए इथाइल अल्कोहल प्योर आप पी नहीं सकते। एक तो अल्कोहल का यही एक फॉर्म है जो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज होता है, बाकी सारे अल्कोहल पॉइजनस होते हैं। हमारी बात समझे कि नहीं। तो वो लिख करके इसलिए देता है कि लोग देखें और समझे कि अरे ये तो 100% खाली अल्कोहल है, लेकिन हकीकत ये है कि जितना लिखा हुआ है उसका 50% उसमें अल्कोहल है। तो जिसमें 60% रहता होगा वो बोतल पे लिख देगा 120% प्रूफ अल्कोहल। हमारी बातें समझे कि नहीं। इसका मतलब कि उसमें अल्कोहल कितना है, 60% है। हमारी बातें समझे कि नहीं। ऐसे आपको बायोलॉजी में पढ़ना होता होगा कि कौन कौन से में अल्कोहल कितना होता है, विस्की में कितना है, ब्रांडी में, ऐसे ब्रांडी होता है ना, और क्या होता है, ऐसे ऐसे ब्रांड आपको पढ़ना है। हमारी बात समझे कि नहीं। वोडका में कितना है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे अब ज़रा देखो तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अल्कोहल किस में होता है, बियर में तो 9% अल्कोहल होता है, ठीक है। मैक्सिमम 50% डिस्टिल्ड में होगा ना। नहीं पढ़ना है तुमको, बायोलॉजी में पढ़ना है ना, बायो में, ठीक है। ये नहीं पढ़ना कितना परसेंट नहीं है, नहीं पढ़ना है।
अच्छा पता नहीं 13%। एक बच्चा तो बोला कि बायोलॉजी में पढ़ना है, आई डोंट नो, मैं तो बायोलॉजी। अच्छा ठीक है। अब जा देखो, कोई बात नहीं। देखो हम लोग अब अपनी बात करते हैं। जब आप टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे, टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर मान लिया कि आप कोई टूथपेस्ट खरीदने गए और उस पेस्ट पे लिखा हुआ है F माइनस कंसंट्रेशन इज 0.001 ग्राम W/W, ठीक है कि नहीं, तो कोई भी व्यक्ति देखेगा, कहेगा कि ये कंपनी जो है एकदम बेवकूफ़ बना रहा है, हम क्यों खरीदेंगे जिसमें F माइनस इतना कम है, तो लोग खरीदेंगे नहीं। हमारी बात समझेंगे नहीं। तो कंपनी क्या करती है कि इसी को बड़ा बनाने के लिए ppm यूनिट का यूज करती है। हमारी बात समझे कि नहीं, इसी को बड़ा बनाने के लिए ppm यूनिट का यूज करती है। हमारी बात समझे कि नहीं, ppm यूनिट का यूज करती है इसी को बड़ा बनाने के लिए। हमारी बातें समझे कि नहीं, ठीक है। तो छोटे चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ppm यूनिट है। अब ये ppm यूनिट क्या बताता है कि ppm यूनिट कहता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमारी बात समझे कि नहीं, कहने का मतलब है कि 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ppm यूनिट कहलाएगा, पार्ट पर मिलियन स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो हम लोग ppm यूनिट कैलकुलेट करने के लिए ऊपर लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो ग्राम में लेना ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऊपर ग्राम में लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट तो वेट ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में लेना पड़ेगा और इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी बातें समझे कि नहीं, ठीक है। ये तुम लोगों को भी समझ में आएगा, हमारी बात समझे कि नहीं, ठीक है। एकदम अभी अगला चैप्टर रिडॉक्स शुरू करेंगे तब तो 100% समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। हमारी बात समझे कि नहीं, तो पहले डेफिनेशन लिखो, ppm यूनिट पार्ट पर मिलियन स्ट्रेंथ, पार्ट पर मिलियन स्ट्रेंथ का डेफिनेशन लिखो, पार्ट पर मिलियन स्ट्रेंथ का वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन 10⁻⁶ ग्राम, 1 मिलियन का मतलब 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm स्ट्रेंथ या ppm यूनिट, इज कॉल्ड ppm यूनिट। ये फॉर्मूला लिख लो, ppm यूनिट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, 100 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट सॉल्यूशन, फार्मूला के बाद क्वेश्चन लिखो, फार्मूला बोर्ड पे ही रहेगा। 100 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट सॉल्यूशन कंटेन्स 0.002 ग्राम ऑफ F माइनस, 0.002 ग्राम ऑफ F माइनस आयंस। कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन ppm यूनिट, इट्स कंसंट्रेशन इन ppm यूनिट, इट्स कंसंट्रेशन इन ppm यूनिट। तो देखो पहले कंसंट्रेशन कितना था बताओ, 0.002, और अब वो कितना दिख रहा है, तो कंपनी लिख देगा उसको क्या कि 20 ppm। तो अब ppm लोग समझते नहीं हैं तो उनको लगेगा
कि ऐसे लिख देगा F माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 20 ppm। हमारी बात समझे कि नहीं? अब लोगों को ppm समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा 20। हमारी बात समझे कि नहीं? और दूसरी कंपनी अगर लिखेगी कि F माइनस इज इक्वल टू 0.002, ठीक है कि नहीं, ग्राम पर 100 ग्राम। हमारी बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो इसको लोग तुरंत परचेज करेंगे, इसको परचेज नहीं करेंगे, जबकि हकीकत यह है कि दोनों क्या है, सेम है। हमारी बात समझे कि नहीं? बात समझ में आ गया? तो ये बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो एक और क्वेश्चन लिख लो। देखो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस इन ppm यूनिट। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस इन ppm यूनिट फ्रॉम 30% W by V solution having density 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, आ गया, आसान है ना? किसका? पार्ट पर मिलियन स्ट्रेंथ, यूनिट ग्राम बाय ग्राम, खत्म। ठीक है ना? देखो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अभी हम लोग को क्या दे रखा है? अभी क्या दे रखा है? 30% W बाई V, ठीक है कि ना, F माइनस, ठीक है ना, यही है। तो अब इसका मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बताओ, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml। तो आपको क्या चाहिए नीचे, और मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू कितना, डेंसिटी, कितना हो गया, डेट विल बी इक्वल्स टू। तो हम लोग क्या करेंगे, 30/120 इंटू 10⁻⁴। समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो ये सब के सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये कमर्शियल यूनिट है। हमारी बात समझे कि नहीं? कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, देखो ये तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी बात समझे कि नहीं?
अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग दो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नेक्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है कि नहीं। ये सब अब छोटे छोटे हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। पहले देखो तो फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगा, हमारी बात समझे कि नहीं। देखो अगर H2O2 की हम लोग बात करेंगे, H2O2 की हाइड्रोजन पैरोक्साइड की बात करेंगे, तो इसको डिसोसिएट करते हैं तो H2O और O2 प्रोड्यूस करता है, हमारी बात समझे कि नहीं। H2O और O2 प्रोड्यूस करता है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कर रहा है, हमारी बात समझे कि नहीं। ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कर रहा है, बात समझ में आई, ठीक है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ml H2O2 सॉल्यूशन एट STP, हमारी बात समझे कि नहीं। STP पे 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब H2O2 सॉल्यूशन जितना ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा, हमारी बात समझे कि नहीं। वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा। 1 ml H2O2 सॉल्यूशन जितना ऑक्सीजन रिलीज करेगा STP पे वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा, हमारी बात समझे कि नहीं। जैसे देखो, जैसे कहीं पे अगर लिखा हुआ है, कहीं पे ध्यान से देखना, 30 VH2O2 सॉल्यूशन, हमारी बात समझे कि नहीं। 30 VH2O2 सॉल्यूशन। अब इसको ट्रांसलेट हम लोग ऐसे करेंगे 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस 30 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट कहाँ पे, STP, हमारी बात समझे कि नहीं। देखो कहीं पे अगर लिखा हुआ है 15 VH2O2 सॉल्यूशन या 25 भी या 20 भी या 10 भी H2O2 सॉल्यूशन, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये लिखेंगे 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस, हमारी बात समझे कि नहीं, प्रोड्यूसेस 25 ml ऑफ O2 एट AO2 गैस एट STP, हमारी बात समझे कि नहीं, STP पे। बात समझ में आ गया। तो ये ऑक्सीजन H2O2 को डिसोसिएट करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। STP पे 1 ml H2O2 सॉल्यूशन, सिर्फ H2O2 की बात नहीं कर रहे हैं, H2O2 सॉल्यूशन जितना ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा, हमारी बात समझे कि नहीं। अब देखो अगर सपोज दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ का अगर हम रिलेशन देखें नॉर्मलिटी के साथ में, तो 5.6 into होता है नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होगा 11.2 इंटू क्या, मोलारिटी, ठीक है। ये रिलेशन कैसे आएगा, जब नॉर्मलिटी पढ़ेंगे तो प्रूफ करके दिखाऊंगा। H2O2 का n फैक्टर 2 होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, हमारी बात समझे कि नहीं। इसीलिए 2 से नॉर्मलिटी और मोलारिटी में डिफरेंस आ रहा है 2 टाइम्स का, हमारी बात समझे क्या है। ये कैलकुलेट कैसे, डिराइव कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे बताएंगे, बात समझ में आ गया। तो पहले डेफिनेशन लिखो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन 1 ml of H2O2 solution at STP is called its volume strength. देखो
कुछ भी नहीं है इसमें। 1 ml H2O2 सॉल्यूशन या 1 cc H2O2 सॉल्यूशन, मान लिया कि कोई हमारे पास में, अगर लेबोरेटरी में मान लिया कि हमारे पास में यहाँ पर H2O2 रखा हुआ है, हमारी बात समझिए कि नहीं, अगर इसका 1 ml को ले करके हम लोग हीट करके और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कराते हैं और उसका मेज़रमेंट कराते हैं, तो मान लिया कि 2 कंटेनर है, इस कंटेनर से भी H2O2 सपोज दैट लिए 1 ml, इससे भी 1 ml H2O2 लिए, हमारी बात समझे कि नहीं, और ये जितना ऑक्सीजन STP पे रिलीज़ करेगा वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। मान लिया कि इसके ऊपर लेबल कर दिया 15 भी, इसके ऊपर 20 भी, इसका मतलब है कि इसका 1 ml को लेकर के हीट करते हैं तो जो ऑक्सीजन रिलीज करता है STP पे हीट करने पर वो कितना है 15, हमारी बात समझेंगे 15 ml, 15 भी का मतलब 15 ml, तो 1 ml H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं। आप लेबोरेटरी में जाओगे ना, ऐसे बोतल में इस तरह से रखा हुआ रहता है, ऐसे नहीं स्प्रे करने वाला नहीं होता, बोतल में H2O2 रखा रहता है और उसके ऊपर मार्किंग किया हुआ रहता है 10 भी, 20 भी, 25 भी, इसका मतलब है कि उस H2O2 को निकाल लेंगे अगर हम लोग और STP पे वो अगर हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा 10 भी, 20 भी, 30 भी, मतलब कि 10 ml, 20 ml, 30 ml, हमारी बातें समझे कि नहीं। तो 1 ml H2O2 सॉल्यूशन STP पे जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। जल्दी से लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब ये सब छोटे छोटे हैं, ठीक है कि नहीं, 1-2 और पढ़ना है, उसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हमारी बात समझे कि नहीं। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ से 100% समझ में आएगा। थोड़ा बहुत तो ये भी आना शुरू हो गया होगा, ठीक है ना, लेकिन वहाँ से 100% आएगा जो लोग का पहली क्लास, ठीक है। अब देखो हम लोग एक पढ़ते हैं टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओलियम, ठीक है। तो ओलियम का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े कि ये क्या होता है, ठीक है। तो लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ ओलियम, कॉन्सेप्ट ऑफ ओलियम, ठीक है। इसमें लिखो पहले तो फिर बताता हूँ। ओलियम इज H2S2O7, 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 ठीक है। when SO3 कॉमा दे के लिखना, when SO3 is saturated in when
SO3 is saturated in H2SO4 solution, it is called oleum. It is called oleum. फुल स्टॉप देख के नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इट्स परसेंटेज इन टर्म ऑफ H2SO4, इट्स परसेंटेज इन टर्म ऑफ H2SO4 is always more than 100%, is always more than 100%, always more than 100%, फुल स्टॉप. द एक्स्ट्रा परसेंटेज साथ साथ लिखना है, द एक्स्ट्रा परसेंटेज is the mass of water needed, is the mass of water needed, is the mass of water needed in order to react with SO3 to form H2SO4, to form H2SO4, to form H2SO4. order to react with SO3 to form H2SO4. देखो तो अभी समझेंगे तो समझ में आएगा. देखो ओलियम क्या है, तो हमने बोला कि इसको हम H2S2 क्या बोलते हैं, O7 बोलते हैं. या अनदर वे में हम लोग कह सकते हैं कि H2SO4 और प्लस SO3 इज H2S2O7. हमारी बात समझे कि नहीं. अब होता क्या है कि देखो, मान लिया कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर रखा हुआ है और H2SO4 है, और यहाँ से SO3 गैस को पास कराते हैं. तो SO3 गैस रिएक्ट करेगा SO3 H2SO4 से और ओलियम का फॉर्मेशन कर लेगा. हमारी बात समझे कि नहीं. ठीक है. अब जब यहाँ पर ये H2SO4 से रिएक्ट करके ओलियम बना लिया, हमारी बात समझे कि नहीं, ये फिनिश हो गया. अब जब इसके बोतल को हम देखेंगे तो इसके बोतल पे जो लेवलिंग होता है वो 109%, 105%, 106%, 1110%, इस तरह से. मतलब कि इसका परसेंटेज ऑलवेज मोर देन 100 दिया हुआ रहेगा. इसके बोतल पे जो लेवलिंग रहेगा, हमारी बात समझे कि नहीं, वो मोर देन 100% रहता है. तो जो एक्स्ट्रा परसेंट है, एक्स्ट्रा परसेंट का मतलब 100 से जो एबव हुआ, हमारी बात समझे कि नहीं, जो एक्स्ट्रा परसेंट है जो 100 से एबव हुआ, वो डैट परसेंट, डैट मास ऑफ वाटर विच रिएक्ट विथ SO3 टू फॉर्म H2SO4. मतलब कि पहले तो ये SO3 रिएक्ट कर गया किसके साथ में, H2SO4 के साथ में. और जो एक्स्ट्रा परसेंटेज है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखो H2O प्लस SO3 रिएक्ट करके और बना लेगा H2SO4. तो जो एक्स्ट्रा परसेंटेज है वो डैट मास ऑफ वाटर विच रिएक्ट विथ SO3 टू फॉर्म H2SO4. हमारी बात समझे कि नहीं. हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पर इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है. हमारी बात समझे कि नहीं. हाँ या ना बोलो. ठीक है. इसका मतलब ये है कि इसका 18 ग्राम और इसका 32 और 48 कितना हो गया, 80 ग्राम से रिएक्ट करा. हमारी बात समझे कि नहीं. बात समझ में आया. अब इसके बोतल पे जो लिखा हुआ रहेगा वो लिखा हुआ है, मान लिया कि 109%. हमारी बात समझे कि तो 9% एक्स्ट्रा होगा. हमारी बात समझे कि नहीं. इसका मतलब कि 9 ग्राम हम मानेंगे.
हमारी बात समझे कि नहीं? तो हमने बोला कि द एक्स्ट्रा परसेंटेज इज द मास ऑफ वाटर विच रिएक्ट विथ SO3 टू फॉर्म H2SO4। हमारी बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे और लिखेंगे, अगर हमारे बोतल पे ये लेबलिंग है तब, मतलब हमारे बोतल पे अगर सपोज दैट ऐसा लेबलिंग है और ऐसा लेबलिंग किया हुआ है 109%, हमारी बात समझे कि नहीं? तो हम लिखेंगे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट्स विथ कितना, रिएक्ट्स विथ कितना 80 ग्राम क्या SO3, तो एक्स्ट्रा परसेंटेज कितना है 9, तो हम लोग लिखेंगे कि 9 ग्राम रिएक्ट्स विथ 80/18 और इंटू कितना 9, हमारी बात समझे कि नहीं, इज इक्वल टू क्या 40 ग्राम SO3। तो इसका मतलब कि उसमें SO3 जो फ्री है वो है 40%। हमारी बात समझे कि नहीं? फ्री SO3 40 ग्राम अवेलेबल है, तभी तो H2O उससे रिएक्ट किया। हमारी बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, ये नोट कर लो। इस पर क्वेश्चन भी देता हूँ। सर वो 40% फ्री SO3 या 40 ग्राम बोल देंगे हम। क्योंकि जो फ्री रहेगा उसी से तो रिएक्शन होगा वाटर का। बाकी तो ये देखो यहाँ पर रिएक्ट करके ओलियम बना लिया, ठीक है ना? तो जब ओलियम बन जाएगा 100% सेचुरेशन के साथ में, और ओलियम बन जाने के बाद में जो फ्री रहेगा वो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा SO3। हमारी बात समझे कि नहीं? तो लिखो, लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए? हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, इन अ बोतल of concentrated H2SO4, in a bottle of concentrated H2SO4, comma, SO3 gas is dissolved, SO3 gas is dissolved at 10 atm pressure, at 10 atm pressure, 10 atm pressure, and form oleum, and form oleum, and form oleum, which is then labeled as, which is then labeled as 105%, 105%, full stop. Calculate the composition of free SO3, free SO3 in this oleum solution. फोर्टी टू, हाँ सही है, गुड।
हाँ फ्री था तभी तो रिएक्ट किया, नहीं तो कैसे करता। ठीक है, देखो हो गया ना, कितना लेबल्ड है इसके ऊपर 105, तो एक्स्ट्रा परसेंटेज कितना हुआ 5। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 18 ग्राम कितने से रिएक्ट करता है, तो 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, तो 80/18 × 5, तो कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा आएगा क्या। तो इतना फ्री SO3 अवेलेबल है कंटेनर। हमारी बात समझे कि नहीं, ठीक है। हाँ परसेंटेज आएगा, ग्राम बोल सकते हैं, परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना परसेंट फ्री SO3 अवेलेबल है कंटेनर में। हमारी बातें समझे कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये सब पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन इनका दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर, जैसे हम लोग जो रेगुलर पढ़ने वाला था मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, इनका हर जगह एप्लीकेशन भी होगा। जैसे स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे वहाँ भी होगा, थर्मोडायनेमिक्स में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, सॉल्यूशन में होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगा, काइनेटिक्स में होगा। जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर हैं वहाँ कुछ न कुछ इसका एप्लीकेशन आते रहता है, लेकिन इन सब का एप्लीकेशन नहीं आता है। हमारी बातें समझे कि नहीं। तो इसीलिए एक दो क्वेश्चन कर करके हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारी बात समझे कि नहीं। ये सेक्शन को तो टच कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इतनी आवश्यकता नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। हमारी बात समझे कि नहीं, तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। अब देखो हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर। हमारी बातें समझे कि नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। लिखो इफ वाटर डज नॉट प्रोड्यूस or produce does not produce or produce little bit froth with soap little bit froth with soap is called hard water, is called hard water। ठीक है, देखो ऐसा है कि आप अगर दिल्ली का पानी लेंगे ज़मीन का, ठीक है कि नहीं, और उसमें सोप को डिज़ोल्व करेंगे तो देखेंगे कि झाग कम बनता है। और वही MCD का पानी आप यूज़ करेंगे, दिल्ली में जो MCD का वाटर सप्लाई है, हमारी बात समझे कि नहीं, और उसमें आप सोप को डिज़ोल्व करेंगे तो झाग ज़्यादा बनेगा। हमारी बातें समझे कि नहीं। तो जो हार्ड वाटर है, जिस वाटर में हार्डनेस होता है, वो सोप के साथ में झाग कम प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। हमारी बात समझे कि नहीं। तो वही हम लोग बोलते हैं, वैसे वाटर को हार्ड वाटर बोलते हैं। तो हार्ड वाटर जो वो होता है जो सोप के साथ में झाग प्रोड्यूस कम करता है। हमारी बात समझे कि नहीं। अब हार्डनेस ऑफ वाटर अगर हम लोग देखें तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। हमारी बात समझे कि नहीं। जो टेम्पररी हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। हमारी बात समझे कि नहीं। कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण टेम्पररी हार्डनेस होता है। हमारी बात समझे कि नहीं। मतलब कि वाटर में वो प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो टेम्पररी हार्डनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको सिंपली बॉयल करेंगे तो बॉइलिंग से वो हट जाएगा। हमारी बात समझे कि नहीं। और वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप बॉयल करके उसका यूज़ करेंगे तो फिर से वो झाग देने लगेगा। मतलब कि बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम वहाँ से रिमूव हो जाएगा।
बाय सिंपलिंग बॉइलिंग। जो टेम्पररी हार्डनेस की है बात कर रहे हैं, जो परमानेंट हार्डनेस है वो परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड और सल्फाइड के कारण होता है, ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। उसको आप हीट करके मतलब बॉयल करके उसको हटा नहीं सकते हैं, उसको हटाने के लिए केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। हमारी बात समझे कि नहीं? तो उस हार्डनेस उसको परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। जो हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोग मेजर करते हैं, वो हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोग मेजर करते हैं पीपीएम यूनिट में। हमारी बात समझे कि नहीं? तो मेजरमेंट जो होगा वो पीपीएम यूनिट में हार्डनेस ऑफ वाटर का होगा। हमारी बात समझे कि नहीं? तो लिखो, इसमें लिखो, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, it is due to presence of bicarbonate of calcium and magnesium, calcium and magnesium। नेक्स्ट लिखिए, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। इसमें लिखो, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लीजिए, हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट इन ppm यूनिट। नीचे लिखिए, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ वाटर, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, पर मिलियन पार्ट ऑफ वाटर। समझ में आ गया? तो इसको हम पीपीएम यूनिट में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हमारी बातें समझे कि ये देखो, नॉर्मलिटी को छोड़ करके और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। हमारी बातें समझे कि नहीं? नॉर्मलिटी को छोड़ करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग इसमें शुरू करेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने के बाद में, एसिड बेस पढ़ाने के बाद में, हमारी बातें समझे कि नहीं? रेडॉक्स रिएक्शन और एसिड बेस पढ़ाने के बाद में फिर से हम वापस आ जाएंगे नॉर्मलिटी पे, लॉज ऑफ नॉर्मलिटी। ठीक है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल ख़त्म करके फिर इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक ख़त्म करके ऑर्गेनिक लास्ट में पढ़ेंगे। इसका ये कभी मतलब नहीं है कि ऑर्गेनिक में ख़राब पढ़ाता है। ठीक है हमारी बात तो समझिए। ठीक है, पूरे इंडिया में शायद ही एक दो लोग हमारे टक्कर की ऑर्गेनिक पढ़ा सकते हैं।
ठीक है, बात समझ में। ठीक है, तो लेकिन पढ़ेंगे लास्ट में, हमारी बातें समझिए। हाँ, मतलब वाटर नहीं निकल जाता है इसमें, ऊपर वाले में हाइड्रो बोलते हैं, वाटर है। क्रिस्टलाइजेशन। और ये एक हम लोग इसको क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे। वेट निकाल के, हाँ, और इनका वेट चेक करना लेकिन वेट पे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ नहीं, इसका तो 1 मोल का वेट लिखिए और उससे बन गया BaCl2, वाटर निकल गया। ठीक है, तो 1 मोल से BaCl2 का इतना से इतना से इतना जिसमें मैच कर जाएगा वो ऑप्शन। जितने लूज करें नहीं नहीं, +2 वाला। +2 वाला, हाँ हाँ बाकी तो न्यूट्रल रहेगा। हाँ, बाकी न्यूट्रल रहेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव का नाम होता है 3+, पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 into 1.6 into 10⁻⁻90। Molarity of HCl with a density equals to 1.17 gram. Molarity of a liquid HCl with a density. Molarity gram. Density है, ऐसे पकड़ो, कैसे लगेगा यार, इसको कैसे 1 ml का मास हो गया 1.17 ग्राम। ठीक है, तो 1.17 अपॉन 36.5 मोल में कन्वर्ट कर रही है, तो 1000 का दीपेंद्र क्लास ले रहा हूँ, देख के बताता हूँ। क्रिस्टलाइजिंग कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर